दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। इस कहानी को आज एक दशक बीत गया है, लेकिन आज भी इस कहानी की एक एक तस्वीर मेरे दिल में डर पैदा करने के लिए कायम है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, जो मुझे हर किसी को बताने का मन करता है। जब भी मैं इस घटना को किसी दूसरे इंसान को बताता हूँ तो उस वक्त मेरे शरीर के अंदर मुझे कपकपाहट हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो शनिवार का दिन था और उस दिन अपनी दीदी से मिलने के लिए अर्जेंट उसके ससुराल जाना था और उसका ससुराल हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर था और ऐसे में मुझे ट्रेन पकड़कर ही वहां के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि बस से जाना तो वहां पर कतई आसान नहीं था। एक तो बस के झटके और ऊपर से बस रुक रुक कर चलती थी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता था। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी की परमिशन ले ली और मम्मी ने मुझे बाइक लेकर जाने से भी मना कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे लेकर काफ़ी सीरियस रहती थी और ख़ासकर रात जैसे सफ़र में मुझे बाइक तो कभी भी नहीं दी जाती थी। मुझे ड्राइव करते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी रात में ड्राइव करना मेरे लिए साफ मना था। इसलिए मुझे ट्रेन पकड़कर ही लुधियाना के लिए निकलना था। लुधियाना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन वो सभी अपने अपने काम में बिजी थे, जिस वजह से वो मेरे साथ नहीं चल पाए। मुझे अकेला ही सफ़र काटना था और ऊपर से सफ़र इतना लंबा था कि इस सफ़र को काटते काटते मेरा दिमाग खिसक जाता था और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त क्या समय हो रहा था, लेकिन जब मैं अपनी दीदी के ससुराल के लिए निकला था तो मुझे शाम होने को आई थी और घर से निकलते निकलते मम्मी ने मेरे मुँह में दही का एक निवाला खिला दिया था, ताकि मुझे सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब मैं घर से निकला था तो अचानक एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। फिर मम्मी ने मुझे कहा, देखो बेटा, ये सब अशुभ संकेत होते हैं, इसलिए तुम कुछ देर के लिए रुक जाओ, फिर चले जाना। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस लोगों के भ्रम की बातें हैं। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। और उसके बाद मैं अपनी मम्मी की बात को टालते हुए तुरंत ही घर से निकल गया, क्योंकि मुझे स्टेशन के लिए देरी हो रही थी। और जल्दबाजी करते हुए मैं अपने घर से बाहर निकला और बस स्टैंड पर पहुंचा। बस स्टैंड से मैंने सोचा था कि कोई बस पकड़ लूँगा और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पर उतर जाऊँगा, मगर उसके बाद जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बस को आने में अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ है और ऊपर से मेरी ट्रेन का टाइम होता जा रहा था। इस चीज़ ने मुझे और भी ज़्यादा घबराने पर मजबूर कर दिया था। दीदी के पास मुझे अर्जेंट जाना था। उसकी वजह तो मैं आप सभी को नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि दीदी के ससुराल में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी और उसी लड़ाई के चलते किसी खानदानी गहनों के चक्कर में हमें निकलना पड़ा। आज बस स्टैंड पर बस ना होना सच में एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे बस स्टैंड पर कोई बस न मिले। कुछ देर तक तो मैं सोचता रहा, मगर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और खुद पे खुद ही पैदल पैदल अपने कदमों का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन पर चले जाना चाहिए, इसी बात को सोचकर मैं पैदल पैदल ही बस स्टैंड से निकल पड़ा। वहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी पैदल चलने में मुझे बड़ा जोर आता था। चेहरे पर नींद थी और अभी मैं उबासियाँ लेते हुए वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा था तो मुझे पता चला कि सच में आज रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान पड़ा था और ऊपर से किसी भी गाड़ी का आगमन नहीं हो रहा था। और वहीं से चलते चलते अचानक ही मुझे एक आदमी नजर आने लगा। उस आदमी ने अपने पूरे शरीर को ढक रखा था और वो बीड़ी पी रहा था। बीड़ी की सुगंध से ही मैं पहचान गया था कि ये ज़रूर कोई बूढ़ा आदमी है, लेकिन फिर जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरने लगा तो उस आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हो क्या? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाकर उससे हाँ में जवाब दिया। तो फिर उस आदमी ने कहा, ठहरो ज़रा, मैं भी आता हूँ। और उसके बाद वो आदमी मेरे पास पहुँच गया। अब उस आदमी के साथ चलना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने किसी तरह उसे हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब, वैसे आप रास्ते में बैठे बैठे कर क्या रहे थे? तो उस आदमी ने बताया कि वो हर रोज़ यहीं पर बैठता है। कहते हैं कि कुछ लोगों की बातें काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं और उन बातों को इतनी जल्दी समझ पाना हमारे बस में नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था और उस आदमी की बातें मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। तभी मैंने कहा, लेकिन आप तो मुझे इस इलाके के नहीं लगते।
तो उस आदमी ने बताया कि वो काठमांडू गांव का रहने वाला है और वो यहाँ काफ़ी बार आता जाता रहता है। उसके बाद मेरे और उस आदमी के बीच में एक लंबी बातचीत होना शुरू हो गई। जब मैंने उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि वो काठमांडू जाएगा और ये सुनकर तो मैं खुश हो गया था, क्योंकि अब मुझे अपने सफ़र का एक पार्टनर मिल गया था और अब मैं बड़ी खुशी खुशी के साथ आराम से उसके साथ सफ़र कर सकता था। फिर मैंने उस आदमी से उसके पूरे खानदान के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन वो आदमी मुझे ये सब बातें बताना नहीं चाहता था। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कुछ लोग अपनी पहचान हमसे छुपाते हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि वो हमारे साथ या तो कुछ गलत करना चाहते हैं या फिर वो अपनी ज़िंदगी को हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। खैर, मैंने तो सोचा था कि अगर ये आदमी गलत भी होगा तो भला मेरा क्या उखाड़ सकता है। उसके बाद मैं और वो आदमी हम दोनों किसी तरह रास्ते को पार करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब हम दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमने देखा कि स्टेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। रेलवे स्टेशन पर इस तरह के सन्नाटे को देखकर मैं खुद हैरान हो गया था, क्योंकि आज से पहले मैंने इस स्टेशन पर इतनी ज़्यादा खामोशी नहीं देखी थी। फिर एक नज़र जब मैंने आसमान की ओर मारी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज तो अमावस्या की रात है, यानी कि एक ऐसी रात है जिस रात को मेरे घर वाले घर से बाहर नहीं निकलते और ना ही मुझे निकलने देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मम्मी ने मुझे दीदी के ससुराल जाने की परमिशन क्यों दे दी। आज तो अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात का मतलब होता है एक ऐसी खौफनाक और दहशत से भरी हुई रात जो लोगों के दिल और दिमाग में काफ़ी बुरी तरीके से हावी हो जाती है। मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आजकल के लोग इस रात को इतनी ज़्यादा खौफनाक साबित क्यों करते हैं, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया था और अभी तक मैंने किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था जो कि भूत प्रेत के रूप में हो, या फिर कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला था जो अमावस्या की रात की बात करता हो। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था तो वो आदमी भी मेरे साथ काफ़ी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। अब वो मेरा एक दोस्त बन गया था और मैं उसे सारी बात बता सकता था और सामने से वो भी मुझे अच्छे अच्छे जवाब दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिस इंसान पर हमें जितनी जल्दी विश्वास होता है वो इंसान उतना ही जल्दी हमारे साथ विश्वासघात करता है। क्या ये आदमी मेरे साथ कुछ करने वाला था या फिर कुछ और ही मांजरा था, ये तो मैं नहीं जानता था। हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे ही हम दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे तो उस आदमी ने मुझे टिकट काउंटर पर जाने को कहा था और उस वक्त मैं बिना उस आदमी की तरफ देखे ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर की तरफ निकल गया और मैंने उस आदमी की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं काउंटर पर पहुंचा तो मुझे वहां पर सिर्फ एक आदमी ही बैठा हुआ नजर आया। शायद अभी वो शटर को डाउन ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैं पहुंच गया और मैंने उस आदमी से टिकट मांग ली। मैंने उस सीट पर बैठे हुए आदमी से कहा, सर ज़रा एक लुधियाना की टिकट दे देना। जैसे ही मैंने उस आदमी से टिकट की मांग की तो वो आदमी मेरी तरफ देखने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे एक अजीब सी नज़र से देख रहा था, जैसे कि मैंने टिकट की बजाय उसकी किडनी मांग ली हो। फिर मैंने उस आदमी से कहा, सर क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, मुझे अफसोस है कि आज तुम अपना आखिरी सफ़र करोगे। यह सुनकर तो मैंने उस आदमी से बोला, क्या सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? तभी उस काउंटर में बैठे आदमी ने कहा, देखो भाई साहब, मेरी बात मानो और चुपचाप यहाँ से वापस निकल जाओ। आप जानते नहीं हो ये जगह कितनी ख़राब है। अगर आज आपने यहाँ से सफ़र करने की कोशिश की तो फिर आपको इस चीज़ का ज़िंदगी भर पछतावा होगा। आप मेरी बात मान लीजिए और चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। उस आदमी की बात सुनकर मैं बोल पड़ा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, जितना मैं आपको कह रहा हूँ आप उतना ही कीजिए, मुझे जल्दी से एक टिकट दे दीजिए और मुझे निकलना है। मेरी बात मानकर इस काउंटर पर बैठे उस आदमी ने मुझे एक टिकट निकाल कर दे दी और उसके बाद मैं उस टिकट को लेकर वापस से स्टेशन पर पहुंच गया। अब मुझे इंतज़ार था तो बस जल्दी से ट्रेन के आने का, लेकिन अभी भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। इसका मतलब साफ था कि आज ट्रेन को आने में काफ़ी टाइम लग गया था। वो ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट चल रही थी और इस चीज़ ने मुझे थोड़ा विचलित कर दिया था। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन पर आते वक्त मेरे साथ काले कपड़े पहने एक आदमी भी आया था। वो अचानक ही कहीं गायब हो गया था और मैं उस आदमी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन अब उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो आदमी इतनी सी देर में कहाँ पर गायब हो गया है। कुछ देर तक तो मेरी आंखें उस आदमी की तलाश करती रहीं, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। और फिर इसी बीच मुझे प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट होती हुई सुनाई दी कि बहुत ही जल्द ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। खैर ये अनाउंसमेंट सिर्फ मेरे लिए थी,
क्योंकि स्टेशन पर मेरे अलावा तो कोई मौजूद ही नहीं था। रात के तकरीबन 9:30 बजने को आए थे और अब ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। स्टेशन पर हुई अनाउंसमेंट को सुनने के बाद मेरे कान खड़े हो चुके थे और अब मुझे इंतजार था तो ट्रेन के आने का। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो इस आवाज़ को सुनते ही मैंने अपना सारा का सारा सामान उठा लिया और फिर मैं ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब तक मुझे ट्रेन का इंतजार था, तो कुछ देर के बाद ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन भी पहुंच गई, तो मैं ट्रेन के अंदर सवार हो गया। उस वक्त मुझे उसी आदमी की बातें याद आ रही थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था, यानी कि वो आदमी जो अब यहाँ से गायब हो चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी का बिहेव मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा था। उसकी हर एक बात के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई छुपी हुई थी। उस आदमी को याद करते करते अब मैं बोगी के अंदर दाखिल हो गया था। जब मैंने बोगी के अंदर जाकर देखा तो कुछ और मुसाफिर लोग भी आराम से ट्रेन के अंदर सो रहे थे। ट्रेन के अंदर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी और इसी बीच में एक खाली हुई सीट के ऊपर जाकर बैठ गया। दिमाग में अभी भी उसी आदमी की बातें घूम रही थी कि आखिर इतनी सी देर में वो कहाँ पर गायब हो गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इस बात को कैसे समझूं। कुछ देर के बाद मुझे ओम नाम के उच्चारण की एक आवाज़ सुनाई देने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज़ के अंदर थोड़ा डरा देने वाला नाम था। हालांकि ओम नाम तो एक सिद्ध नाम होता है, लेकिन जब मैंने झांकते हुए अगले बर्थ की तरफ देखा तो इस बार मेरी आंखें फाटी की फाटी रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मुझे अपने आगे वाले बर्थ की तरफ एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा था और उस आदमी का चेहरा अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसका हुलिया बदल चुका है। उसका शरीर पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन कपड़े मुझे बिल्कुल उसी की तरह नजर आ रहे थे और आवाज़ भी बिल्कुल उसी की तरह ही थी। बस आवाज़ के अंदर थोड़ा सा डर था। फिर मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब ट्रेन के इस बर्थ पर आकर बैठ गए। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई साहब मैं तो आपसे पहले इस बोगी के अंदर आकर बैठ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसे कैसे हुआ, और तभी मेरी नज़र उस आदमी के बगल में पड़ी, एक भूतों की किताब पर पड़ी। तो मैं उस किताब को एकटक देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस किताब को देखकर मेरे मन में एक बात आ गई और मैंने वो बात उस आदमी के सामने पेश कर दी। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब एक बात बताओ, आजकल भूत प्रेत जैसी चीज़ों को कोई नहीं मानता और आप इन चीज़ों में अभी भी विश्वास करते हैं। मेरी बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, दरअसल लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ें वास्तव में होती हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से एक भूत को देखा है। उस आदमी के मुंह से इतनी बात सुनकर मेरे मुंह से हंसी छूट गई और फिर मैंने कहा, क्या भाई साहब आप इतनी रात को मजाक करते हैं। और फिर उसके बाद ट्रेन को एक बहुत ही ज़ोरदार झटका लगा। झटका लगने के कारण मैं उसी आदमी के सामने वाले एक पाइप से टकरा गया और पाइप से टकराकर मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मुझे उस आदमी के पैरों के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी और वो बदबू उस आदमी के शायद जूतों से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस आदमी ने काफ़ी महीनों से अपने जूतों को नहीं धोया है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से उठकर उस आदमी से बात करने लगा। इसी बीच जब मैं उस आदमी से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वही बदबू उस आदमी के मुंह के अंदर से आ रही थी और इस बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। अब तो मेरे अंदर डर बैठ गया था। इसी तरह मेरे और उस आदमी के बीच में बातें होती रही और अब मुझे पता नहीं चला कि कब मेरा रेलवे स्टेशन आ गया और रेलवे स्टेशन के आते ही मैं तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन से नीचे उतरते ही जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो वो आदमी तो मुझे पहले ही नीचे उतरा हुआ नजर आ रहा था। उस आदमी की इन हरकतों ने मुझे हैरान करके रख दिया था। तभी मैंने एक बार उस आदमी से कहा, भाई कौन हो आप और आप मेरा इस तरह पीछा क्यों कर रहे हो। मैंने बस इतना ही कहा था कि इस बार उस आदमी ने एक ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हारे बैग के अंदर जो टिफ़िन रखा हुआ है उसके अंदर चिकन का सामान है, वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उस आदमी के मुँह से इस बात को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। उस आदमी को मेरे टिफ़िन के बारे में भला कैसे पता चला, हालांकि मेरे टिफ़िन के अंदर तो शाकाहारी खाना था। फिर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप पागल हो क्या, भाई साहब आप पागल हो क्या, मेरे घर के अंदर कोई भी चिकन नहीं खाता, फिर आप कैसे बोल रहे हैं। तो फिर उस आदमी ने कहा, आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने टिफ़िन को खोल कर देख लीजिए। तभी मैंने अपना बैग खोला और उसके अंदर जैसे ही मैंने उस टिफ़िन को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि मेरे टिफ़िन बॉक्स के अंदर मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़े नज़र आ रहे थे और सच में उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसी वक्त उस आदमी के अंदर से
मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर मैंने उस टिफ़िन को वहीं पर फेंक दिया। अब तक ट्रेन भी वहाँ से गुजर चुकी थी और फिर मैं सरपट वहाँ से भागने लगा। वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक रोड नज़र आई और उस रोड के थोड़ा सा आगे एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड था। इतनी रात को टैक्सी का मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस वक्त किस्मत भी मेरे साथ थी। जैसे मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक टैक्सी खड़ी हुई नज़र आ रही थी और उस टैक्सी को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं जल्दी से भागता हुआ उस टैक्सी वाले के पास गया और मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, देखिए भाई साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे थोड़ा आगे तक जाना है। मैं अपने रेलवे स्टेशन पर तो पहुँच गया था और फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन कर दिया कि मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया हूं, मुझे जल्दी से घर पर लाने के लिए जीजाजी को भेज दें। और उसके बाद मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को कहा, ठीक है भाई साहब, आप मुझे जल्दी से इस गांव के बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे टैक्सी आगे बढ़ने लगी। अब तक मैं थोड़ा नॉर्मल था। वो टैक्सी ड्राइवर बार बार सामने लगे हुए कांच के अंदर देख रहा था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका ये व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, बार बार आप मेरा चेहरा इस तरह से क्यों देख रहे हैं? और तभी उसने अपनी गर्दन को पूरी की पूरी पीछे की तरफ मोड़ दी। जैसे मैंने उसकी गर्दन को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने वही आदमी था जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और जिसके डर और खौफ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा कर रख दिया था। अब तक मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मेरे फेफड़ों में अब मुझे दर्द होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ऊपर से उस टैक्सी की रफ्तार तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इसी बीच मेरी नज़र उस टैक्सी के पीछे वाले हिस्से पर पड़ी तो मैंने देखा कि मुझे पीछे की तरफ से कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल वो 3 लोगों का एक झुंड था और उन्हें देखते मैं बचाओ बचाओ की आवाज़ देने लगा। शायद मेरी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और तभी उनमें से एक आदमी ने मुझे इशारा करते हुए गाड़ी से नीचे कूदने को कहा। लेकिन अब मैं चाहकर भी गाड़ी से नहीं कूद पा रहा था, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और इसी बीच मुझे सामने की तरफ एक गहरी खाई नज़र आने लगी। मुझे पता था अगर मैं उस खाई के अंदर गिरा तो फिर मेरी मौत पक्की है। इससे अच्छा है कि मैं इस गाड़ी से नीचे कूद जाता हूँ, क्या पता हड्डी पसली टूटने में ही काम बन जाए। उसके बाद मैंने तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत ही नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही मैंने देखा कि मुझे नीचे की तरफ भी एक शमशान घाट की तरफ पड़ी सड़क नज़र आ रही थी। अब तक मुझे अपनी पूरी बॉडी के अंदर दर्द महसूस हो रहा था। पूरे शरीर पर जख्मों के निशान बन गए थे। इतना तो मैं अच्छे से जान गया था कि सच में वो कोई भूत था, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस भूत ने मेरा पीछा क्यों पकड़ रखा था। लेकिन अब जब मैंने 3 लोगों को आजू बाजू में देखा तो अब वो भी मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने उन 3 लोगों को खुद की सहायता करते हुए देखा था। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं तो गांव के बस स्टैंड पर आ गया हूँ और बस स्टैंड पर आते ही मुझे सामने से एक बाइक आती हुई नजर आई। मुझे डर था कि कहीं इस बाइक के ऊपर भी किसी भूत प्रेत का साया ना हो, वरना आज तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। काफ़ी चीज़ें थीं जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी, लेकिन जब वो बाइक मेरे पास आकर रुकी तो मुझे पता चला कि वो मेरे जीजाजी थे और उसके बाद मैं अपने जीजाजी के साथ बैठकर वहाँ से निकल गया। अपने साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में मैंने घर जाकर सभी को बताया। जब मैंने घर वालों के सामने इस बात को शेयर किया तो मेरी दीदी और उनका पूरा का पूरा परिवार बुरी तरह से हैरान हो गया। फिर दीदी ने बताया कि आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, आज अमावस की रात थी, लेकिन दोस्तों होने को कौन टाल सकता है। उसके बाद मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूक तो करवाया गया, लेकिन मुझे कभी भी ऐसी बुरी शक्तियों के होने का एहसास अब दोबारा नहीं हुआ। एक बात मुझे आज भी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि आखिर मेरे खाने के टिफिन में मुझे वो मांस कैसे मिला और उसके अंदर मांस आया तो आया कैसे, और वो 3 लोग कौन थे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे